नमस्कार। आज हम सब लोग पुनः एकत्रित हैं फेसबुक लाइव कार्यक्रम के लिए। आज न्याय धर्म सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सनत पांडे जी का प्रश्न लिया जा रहा है। प्रश्न इस प्रकार है। 1 जनवरी 2006 को न्याय धर्म सभा द्वारा भारत सहित संपूर्ण विश्व की समस्त केंद्रीय और राज्य सरकारों को किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु चारों न्यायशील जनाधिकार समुचित रूप से जन सामान्य को प्रदान करने हेतु न्याय आग्रह किया गया था, एक खुले पत्र के माध्यम से। आज संविधान दिवस के दिन हम सब यह जानना चाहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के संविधान की संवैधानिकता कैसे सिद्ध होगी नागरिकों को समुचित चारों जनाधिकार प्रदान किए बिना। न्याय धर्म सभा कौन कौन से प्रयास विधान को संविधान या संविधान बनाने के लिए कर रही है? कृपया कर इसे विस्तार से समझाने की कृपा। आप सभी जानते हैं कि न्याय धर्म सभा एक सामाजिक संस्था के रूप में 3 से भी अधिक दशकों से काम कर रही है। अभी वर्तमान में 2019 से एक पंजीकृत राजनैतिक दल के रूप में, पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप ग्रहण करके उसी न्याय स्थापना अभियान को आगे संचालित कर रही है। न्याय स्थापना अभियान जाहिर है कि न्याय की प्रतिष्ठा के लिए ही है और न्याय में जैसा कि अभी वर्तमान भारतीय जो राष्ट्रीय संविधान है उसमें 3 बातें न्याय को लेकर साफ साफ लिखी हुई हैं उसकी उद्देशिका में। उद्देशिका का मतलब होता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है वो उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें 3 न्याय की बातें साफ साफ उसमें लिखी हुई हैं, जिसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय का उल्लेख है। इसका मतलब सभी राजनेताओं को भी ये बात पता है कि न्याय का क्या अभिप्राय है। न्याय का मतलब ज़्यादातर लोग ये लगाते हैं कि जो न्यायालय में किसी विवाद के फैसले होते हैं, नहीं, बल्कि एक न्याय संगत नियमावली, नीतियों, विधानों, कानूनों पर आधारित व्यवस्था जिस पर कोई समाज अथवा राष्ट्र चल सके, उसे न्याय के रूप में जाना जाता है। अधिकांश आदमी को कचहरी के फैसले तक उसको सीमित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि कचहरी में जो तुम 2 लोग कोई गाली गलौज कर रहे थे या मारपीट कर रहे थे तो उसका वहां पे तुम अपना जाके फैसला ले लो, निर्णय करा लो कि हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारा फैसला कर दो। नहीं, बल्कि न्याय एक व्यापक विषय है। वो कोर्ट कचहरी के फैसले से पहले एक संवैधानिक व्यवस्था है। समता का विधान ही संविधान है। जब तक विधान सम्यक ना हो तो उसे संविधान नहीं कह सकते आप। वो विधान ही रह जाएगा, संविधान नहीं होगा।
तो सम्यक रूप से जो कृत हो, रचा गया हो, सृष्ट हो, ऐसा विधि विधान, ऐसा नियम कानून न्याय संगत होता है। वो न्याय का ही स्वरूप होता है, न्याय का ही प्रतिष्ठापक होता है। तो यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि न्याय का संबंध एक समुचित व्यवस्था से है, जिसमें सभी नागरिकों के समुचित हिताधिकार सुरक्षित हों। ऐसी व्यवस्था को न्यायशील व्यवस्था आप कह सकते हैं। अब इसमें किसी को लगे कि किसी का हित कहीं फंस रहा है तो वो न्यायालय में जा सकता है और उसको अगर संवैधानिक रूप से जो दी गई व्यवस्था है वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो न्यायालय में जाके प्राप्त कर ले। लेकिन जब संविधान में ही न्याय का प्रावधान नहीं है, न्याय का विधान नहीं है, न्याय की विधियां नहीं, कानून नहीं है, तो संविधान तो उन्हीं कानूनों पर ही फैसला देने वाला है। तो वहां से आपको कहां से न्याय प्राप्त हो जाएगा, कैसे संभव है? इसमें प्रश्न में वो विषय लिया गया है सनत जी के द्वारा। सनत जी हमारे संगठन में बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आप सभी जानते हैं कि ये संगठन 1990 से कार्यरत है। एक लंबा 3 दशक से अधिक का समय इसका व्यतीत हो चुका है। 2023 चल रहा है, बल्कि अब 23 भी खत्म हो रहा है। आज नवंबर की 26 तारीख है, तो अब दिसंबर बाकी है, अभी 24 लग जाएगा। एक लंबे पीरियड से ये न्याय स्थापना अभियान हम लोग संचालित कर रहे हैं। जब ये अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब से सनत जी हमारे संपर्क में हैं। उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। यूं ही मित्रवत कारणों से वो हमारे पास उठते बैठते थे। तो तब से ही ये सभी बातों से भली भांति वाकिफ हैं, परिचित हैं कि हम लोग ये पूरा कैंपेन कैसे कैसे संचालित किए हैं, कर रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति में ही एक जो इन्होंने चर्चा उठाई है कि वो 1 जनवरी 2006 की एक कार्यक्रम था हरिद्वार में, जहां पर एक पत्र जारी किया गया था सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के नाम, और जिसमें ये कहा गया था कि आप जनता के साथ न्याय करिए। और न्याय में मूल बात ये होती है कि उसके चारों जनाधिकार आप उसको दे दीजिए, क्योंकि जनाधिकार नहीं दिया जाएगा तो उसके मानवाधिकार भी उसको प्राप्त नहीं होंगे। जनाधिकार उन मानवाधिकारों की तृप्ति के लिए ही होते हैं, और मानवाधिकार एक सामाजिक व्यवस्था में जीने वाले सहजीवी मानव को पारस्परिक हिताधिकारों को संतुलित बनाता है। एक ऐसी व्यवस्था जो आपके हिताधिकारों को संतुलित करती हो, आपको ऐसे संविधान की आवश्यकता होती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में आपके 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं अनादिकाल से। यहाँ पुरुष का अभिप्राय मर्द से ना होकर के पुरुष का अभिप्राय आत्मा से है, आत्म विवेक से है। तो विवेक को पुरुष और वृत्ति को स्त्री के नाम से अपनी सनातन
व्यवस्था में एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये बात, एक दृष्टिकोण है ये, जी जिसमें ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसा वहां मान्य है कि विवेक जो है वो पुरुषवत है, वृत्ति जो है वो आवरण की तरह ढक लेती है, स्तर की तरह, किसी चीज का ढक्कन चादर की तरह ढक दो किसी चीज के ऊपर। आवरण, जेर, गर्भ, माया, स्त्री, प्रकृति, ये सब इच्छा, गुण, तो ये सभी पर्यायवाची के रूप में भारतीय संस्कृत में मान्य है। तो पुरुषार्थ का यहां पर अभिप्राय है कि किसी पुरुष या किसी मर्द के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से ना होकर के विवेक पूर्वक किए जाने वाले कार्यों से लिया जाता है। तो चार पुरुषार्थ सभी जानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभिप्राय ये है कि गुण ही धर्म है, धन ही अर्थ है, सुख ही काम है और स्वस्थ ही मोक्ष है। जहां पर आप स्वस्थ हो जाते हैं, रोगों से मुक्त हो जाते हैं, जहां पर आप स्वाधीन हो जाते हैं, पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं, जहां पर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, परतंत्रता से मुक्त हो जाते हैं, जहां पर आप गुलामी से छूट जाते हैं, दासता से छूट जाते हैं और स्वामित्व को प्राप्त होते हैं, मिल्कियत को प्राप्त होते हैं, मालिक हो जाते हैं। तो एक अद्भुत ये चिंतन है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रमबद्ध रूप से आपको चार प्रकार के ये मानवीय कर्तव्य देता है, और इन कर्तव्यों की पूर्ति आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये जनाधिकार प्राप्त हो। अब जनाधिकार कौन से हैं? यही विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण, माने शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधाएं और संरक्षण का अभिप्राय चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी संरक्षण परक प्रोटेक्टिव सर्विसेज। ये राज्य की ओर से चार सर्विसें चलती हैं, चार सीमाएं चलती हैं। राज्य अगर गुंडों के हाथ में चला जाए, डकैतों ने गिरोह बना के हमला कर दिया और तात्कालिक राजा को मार डाला, राजा ने ध्यान न दिया और प्रॉपर सुरक्षा करने में चूक हुई तो वो मारा गया, तो उन्होंने राजगद्दी हथिया ली, राजकोष हथिया लिया, राज संपदा हथिया लिया, सब अपने कब्जे में कर लिया। पूरा राष्ट्र चंद्र गुंडों के कब्जे में रातों रात हो जाता है। इसे समझने की जरूरत है। एक रात को इजराइल हमला करता है, गाजा पट्टी पे उसका कब्जा हो जाता है। चीन कहीं हमला कर दे तिब्बत पर, तो तिब्बत रातों रात उसकी सारी व्यवस्था उसकी मुट्ठी में चली जाती। पहले भी कोई सम्राट अशोक जो है वो किसी कलिंग पर रातों रात तबाही मचा के तुरंत कब्जा कर लेता है। तख्ता पलट करके एक नंदवंश की कथा आप जानते हैं कि एक नाई रानी का पैर दबाते दबाते उसको अपने मोह जाल में फंसा लेता है और उसमें फंसा करके राजा की हत्या कर डालता है, उससे मिलकर के षड्यंत्र रच के। राजा की हत्या का इल्जाम उसके विश्वास पात्र व्यक्ति पर लगा देता है। रानी से घोषणा करवा देता है कि वो जो भी उसे जिंदा मुर्दा पकड़ के लाएगा वो रानी उसकी दासी बनकर रहेगी, अथवा यूं कहेंगे रानी बनकर रहेगी। तो बस फिर क्या था, वो खुद ही चला जाता है, उसे मार के रास्ते में ले आता है, उसे पहले ही से पता है।
और वहां आके कहता है कि चूंकि रानी का ऐसा कमिटमेंट है तो अब उसको राजा बनना पड़ेगा, नहीं तो रानी भला एक साधारण नाई की रानी कैसे बन पाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से वो अपने को राजा घोषित कर देता है। लोग उसके त्याग और बलिदान और उसकी तपस्या से काफी प्रभावित होते हैं। कौन सा त्याग बलिदान? कि अपने को मजबूरी में उसने राजा घोषित कर दिया। कितना बड़ा त्याग है उसका, कि एक नाई से वो एक राजा बन जाता है। नाई जो है कब राजा बन जाए, रातों रात भरोसा नहीं। उस्तरा चलाते चलाते कब आप किस राजा का वध कर दें। उस्तरा हाथ में है, गर्दन पास में है। हाँ? अब आप समझ सकते हैं खतरा आसन्न है। तो कब कौन सा गिरोह कहां राजगद्दी हथियाले, राजकोष हथियाले, राज संपदा हथियाले, राजपद हथियाले, ये कभी भी संभावित है। खतरे बहुत चौतरफा हैं। आप देख ही रहे हैं, सब कब्जे कब्जे होते ही रहते हैं। कब कौन झूठ बोल के एक झूठा बोफोर्स का इल्जाम लगा दिया राजीव गांधी पे, और उसके बाद कहते हैं कि राजीव गांधी गद्दी से उतर गए, गिर गए, और इल्जाम लगाने वाला प्रधानमंत्री। रातों रात नक्शा पलट जाता है। भले बाद में पर्दा उतर गया तो गिर गए, कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कोई भी झूठ बोल के एक बवाल मचा के रातों रात एक केजरीवाल नाम का साधारण सा बनिया वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अब आप देख लीजिए, झूठ ही तो बोलना है। दिन भर आप बनियागिरी में आदमी झूठ ही बोलता है, मैक्सिमम झूठी तारीफें करता है। आप देखते ही हैं, हर हीरोइन कहती है कि उसके सौंदर्य का राज ये फला साबुन, ढेका साबुन, फला क्रीम, ढेका क्रीम, है ना। लेकिन क्या ऐसा है वो साबुन इतना साधारण होता है जिसका उपचार जो के साबुन से नहाए कमल सा खिल जाए, है ना। तो सब चले आ रहे हैं पीछे। अब वो जिन हेमाओं, रेखाओं आदि के द्वारा जिस उसका विज्ञापन किया जाता है, कौन नहीं जानता कि ये वाला साबुन कभी छूते तक नहीं होंगे। तो वाणिज्यिक क्षेत्र झूठ फरेब की एक दुकान बन गई। तो कब कौन झूठ बोल के झूठा, राजनीति में क्या है, सारे के सारे आईक्यू वाले बंदे, वाकपटु, वाक जाल बुनने वाले, बल्कि तरह तरह के झूठ फरेब करके कब सत्ता पलट दें। कूटनैतिक षड्यंत्र, अभी के जो राजनीतिक लोग हैं उनको आप देखें तो उसमें राजनीतिक है नहीं, वो कूटनैतिक है। छल कपट के अलावा वो कुछ बोलते ही नहीं। किसी को भी देखो, ऐसी दशा में सत्ता हथिया लेना किसी भी गिरोह के लिए बहुत सहज है। तो चूंकि सनातन धर्म इसको जानता है कि झूठ फरेब के द्वारा अथवा धोखाधड़ी के द्वारा अथवा बाह्य आक्रमण के द्वारा कब कहां कौन से ग्रह से परग्रही लोग आ जाएं और आपको तहस नहस करके राजगद्दी हथियार लें, प्रजा की चोटी उनकी मुट्ठी में। राजगद्दी पे जो बैठ जाता है पूरी जनता की चोटी उसके मुट्ठी में आ जाती है। जनता इधर से उधर नहीं कर सकती, वो डंडे के बल से वो चलाते हैं। प्रजा क्या कर सकती। ऐसी दशा में सनातन धर्म कहता है कि इसके दो फॉर्मेट हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा आपके जनाधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, और दूसरे सामाजिक व्यवस्था के द्वारा आपके मानवाधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। और दोनों का अभिप्राय एक है। वो मानवाधिकार आपकी सुरक्षा करते करते आपके जनाधिकारों को तृप्त कर देते हैं, और राज्य जब अगर योग्य हो जाता है, न्याय संगत हो जाता है, तो
राजनीतिक रूप से आपके जनाधिकारों को सुरक्षित करते करते वो आपके मानव अधिकार को सुरक्षित कर डालते हैं, आपके चारों पुरुषार्थ सिद्ध करवा डालते हैं। विद्या दे देते हैं, आपका धर्म सध जाता है। रोजगार दे देते हैं, आपका अर्थ सध जाता है। देखते जाइए, विद्या से आपको ज्ञान और गुण मिल जाता है, तो ये गुण को ही धर्म कहते हैं। धन को ही अर्थ कहते हैं। रोजगार आ जाए तो सारे संसाधन सब प्रकार के धनों को जन्म दे देते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। तो ये दोनों अद्भुत हैं और जनता के रखवाले हैं। सामाजिक प्रयत्न और राजनीतिक प्रयत्न, सामाजिक उपचार और राजनीतिक उपचार दोनों तरह से। यदि किसी कारणवश गुंडे बदमाशों मवालियों का अगर वर्चस्व राज्य पर स्थापित हो गया झूठ फरेब करके, तो वो आपको न शिक्षा देंगे, न रोजगार देंगे, न सुविधा देंगे, न संरक्षण देंगे, तो आप सरवाइव कैसे करेंगे ऐसी दशा में? अब वो गुंडे पता नहीं क्यों 500-500 साल तक मुगल वंश बैठा रह सकता है, आप कैसे हटाएंगे? जो हटाने की बात करता है उसे कत्ल कर देते हैं। ऐसी दशा में आप बचेंगे कैसे? कोई कुछ बोलता है उसे मार दिया जाता है। जीसस बोला मारा गया, मंसूर बोला मारा गया, जो भी बोला मारा गया, सुकरात बोला मारा गया। जो कोई भी बोला मारा जाएगा। गांधी बोला मारा गया, जीसस बोला वो मारा गया, टांग दिया उसको भी क्रूस पे, गांधी को गोली मार दी। कृष्ण कुछ बोले उनसे सारी दुनिया लड़ती रही। कृष्ण के जीवन में कितने युद्धों का वर्णन है, कल्पना में भी इतने सारे युद्ध हो जाते हैं। देख लीजिए आप, आदमी जानता तो है ही कमजोर नस कौन सी। राम युद्ध लड़ रहे, राम से अगर न्याय की संभावना है, राम प्रताप विषमता खोई की, तो कैकेयी बैठी हुई मंथराएं हैं, उनको वन भेजने आतुर हैं। अब भरत भोले भाले को गद्दी पे इसलिए बैठाते हैं ताकि वो मुर्गा बन जाए और बड़े आराम से बदमाश लोग अपनी सत्ता चलाते रहे। अकबर 13 साल का है, अनपढ़ है, उसको गद्दी पे बैठाए दे रहे हैं। उसे कुछ पता ही नहीं, एक तो अनपढ़, ऊपर से 13 वर्षीय। 13 साल का बच्चा कितना अकलमंद है देखिए। 20-25 साल के बच्चे तो अलू जरूर बातें करते हैं, वो 13 साल वाला कितना समझदार है भाई। और स्कूल भी नहीं गया है, पढ़ा लिखा भी नहीं, आप गद्दी पे बैठाए दे रहे हैं उसे। ये हो क्या रहा है? तो गद्दी दरअसल सबको मालूम है चलाता कोई बदमाश है, गिरोह सामने आ जाए तो जन समर्थन नहीं मिलेगा उसको, इसलिए वो पर्दे के पीछे रहता है। ये सब चालाकी सबको मालूम है कि गांधी परिवार कोई बहुत चालाक नहीं। अभी राहुल गांधी कौन से चालाक है? वो कब क्या बोल जाएं कोई भरोसा नहीं। भोला भाला, उसमें बचपना अभी भी कायम, बहुत चालाकी भरा स्टेटमेंट नहीं दे पाते वो। कौन है उनको गद्दी पर बैठाने आमादा है? मोदी जी खुद मान चुके हैं कि वो शिक्षित नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं भाइयों। एक राजीव शुक्ला के साथ इंटरव्यू देखें, आप दिखाते रहते, वो खुद ही बताते हैं कौन आदमी है जो इनको बैठाए हुए गद्दी पर। और ये एक देश की बात नहीं है, हर देश में इसी तरह गद्दियों पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनका गद्दी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक उस गद्दी की कोई समझ भी नहीं। हमने हल्ला मचवा दिया तो डिजिटल करेंसी लागू हो गई, नहीं उनको पता भी नहीं चलेगा। ये सब डीप कंसेप्ट है, कहां से समझ में आ जाए? दुनिया को समझ में नहीं तो इनको समझ में आ जाएंगे। इकोनॉमिस्टों को समझ में नहीं आ रही है, और ये साधारण लोग जो स्कूल नहीं गए हैं उनको समझ में आ जाएगा? नहीं, नेवर। somebody is there behind them।
इनके पीछे कौन है? और ये सब जगह ये समस्या है कि कोई चालाक लोमड़ी जो पर्दे के पीछे रहती है अपने बच्चे को गद्दी पे नहीं बैठा सकती थी उसकी महामंगा, जनसमर्थन नहीं मिलेगा तो उसको पाले हुए घर में, और जब बड़ा होता है तो उसकी जो राज्य की आकांक्षा वो प्रबल होती, अंत में हालांकि अकबर फिर उसे मार गिराता है और जिंदगी भर षड्यंत्र चलता है। अभी सीरियल बनाया था देखिए। तो ये सभी जगह पन्ना धाय का त्याग सुना होगा आपने जी। वो राजकुमार को लेके जूठे पत्तल में रख के टोकरी में बाहर पार कर देती है, उसे बचाती है और अपने बच्चे को उसकी जगह बेड पे लिटा देती है और वो मारा जाता है और उसको कहा जाता है पन्ना धाय का त्याग। ये त्याग किस बात के लिए है? वो ही बच्चा है तो किस बात का त्याग है? अरे उसके पीछे ब्रांड है, उसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, त्याग वाग नहीं, सब चालाकी है। हाँ? समझो पूरा मखौल है ये जगत। तो राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो उसमें कूटनीति चल रही है, छिपी हुई सब बातें। तो वहां इतना जाल है मकड़ कि वो लोग मानेंगे नहीं। सब जानते हैं शिक्षा रोजगार आदि दे दें तो सारी समस्या खत्म हो जाए, बट दे डोंट गिव, दे आर नॉट रेडी। शिक्षा रोजगार देने में किसी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को क्या प्रॉब्लम है? प्रजा को देना क्यों नहीं चाहते? राजतंत्र ने कभी नहीं दिया, शिक्षा दिया ना रोजगार। धर्मतंत्र कहता है कि शिक्षा और रोजगार है, विद्या आरंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ, 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन घोषित है ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से। ये सनातन धर्म सीना ठोक के कहता है। फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम में ये जो आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन किया है, इसके द्वारा जो भी आपको ज्ञान गुण कौशल ये सब प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा जाइए कर्म कीजिए। तो गुण कर्म विभाग सह, ये गृहस्थाश्रम में कर्मों का विभाजन गृहस्थ में ही करते हैं यंग होके। अब जाइए 25 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और अपने गुणानुसार कर्म का आचरण कीजिए। 4 प्रकार के गुण हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। 4 प्रकार की ये क्षमताएं हैं गुणात्मक। इन क्षमताओं के अनुरूप आप कर्म कीजिए जाके, तो आपका सब काम ठीक हो जाएगा। न्याय धर्म सभा कह रही है ये चारों, तुम अगर मानवाधिकार भी चारों पुरुषार्थ सिद्धि का उनके उपाय कर दो सामाजिक रूप से, तब भी ये जनाधिकार सिद्ध हो जाएंगे। और राजनीतिक रूप से ये चारों जनाधिकार दे दो तो उसके चारों पुरुषार्थ तृप्त हो जाएंगे। ये गुण धन सुख स्वास्थ्य की उसे प्राप्ति हो जाएगी अगर शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण दे देते हो तो। अगर नहीं दे देते हो तो सामाजिक रूप से उसका चलो गुणात्मक विकास करो, सामाजिक विद्यालय खोल दो, वर्णोत्थान करो उसका 25 साल। फिर उसके बाद वर्णोन्नत दशा की जो उपाधि, ये वर्ण उपाधि है, डिग्री है। तो जैसी उसको उपाधि प्राप्त हो जाए डिग्री, वैसा उसको कर्म पद और संपदा का मालिक बना दो। ये सीधे से सिद्धांत हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से आप चाहे राजनीतिक रूप से कर दीजिए चाहे सामाजिक रूप से कर दीजिए। और धर्म एक और व्यवस्था देता है। धर्म कहता है मानव समाज का एक गठन कर लो, न्याय समाज नाम रख लो, मानव समाज नाम रख लो, और ये विश्व मानव समाज इसे घोषित करो। और न्याय का मतलब सिर्फ इतना है कि नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने के लिए जनता की सहमति कायम रखो। सत्ता में भले उसकी सहमति ना हो, चाहे जैसे बैठ जाओ, वो पात्रता अनुसार पद नियुक्ति कर लो, लेकिन नियम नीति निर्णय में ये जो 6 मताधिकार है बहुत अनिवार्य है पारित खारिज करने के। 3 पारित के 3 खारिज के 6 मताधिकार बहुत अनिवार्य है। जैसे महालोकतंत्र के, अगर ये आप स्वामित्व ही दे दो इसको, जनता को सार्वजनिक स्वामित्व दे दो, तो बात खत्म हो जाती है। न्याय धर्म सभा
इसी कंसेप्ट को न्याय प्रस्ताव के रूप में प्रतिष्ठित कर रही है। पहला उसका उद्देश्य महालोकतंत्र की स्थापना, ताकि लोग अपने से खुद ही अपना प्रबंधन कर लें, अपने नियम नीति निर्णय स्वतः पारित खारिज कर लें। हमने उस समय ये घोषणा करी थी कि आप अगर राजनीतिक रूप से 2006 तक ये चारों जनाधिकार दे देते हैं, विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, तो ठीक है। अन्यथा इस न्याय स्थापना अभियान के तहत हम लोग सामाजिक रूप से इसकी व्यवस्था प्रारंभ कर देंगे और फिर राजनीति का बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। कोष में राजस्व बटोरना, टैक्स लेना और उसे खाना उड़ाना तक सीमित रह जाएगा। चाहे जो भी गुंडे बदमाश उस पर कब्जा कर जमाते रहें, इस सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप सामाजिक रूप से समझदार जो लोग हैं उस समाज का गठन कर लें, उसमें अपनी ये सामाजिक विद्यालय बना लें, सामाजिक उद्यम लगा लें, सामाजिक बस्ती बसा लें और सामाजिक चिकित्सालय खोल लें, इनका काम कंप्लीट हो जाता है। और राज्य जो भी करता है उसे आप करते रहने दीजिए। आपको चाहे कुछ दे चाहे ना दे, आप उसे टैक्स देते रहिए। आप इसे समझिए कि आप गुंडा टैक्स चुका रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप किसान कुत्ते को रोटी फेंकता है, हिसाब नहीं पूछता कि तुम हमारे लिए भौंके हो कि नहीं रात को, मत भौंको। रोटी मानवता के कारण से दे दी जाती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग पाल लिए जाते हैं और उनको भी पालने में वो अपाहिज लोग हैं। अपराधी अपाहिज होता है। अपराधी अगर राजगद्दी पे चला जाता है तो कभी आपके साथ न्याय नहीं करता, और लोग नहीं कर रहे हैं हजारों सालों से। क्यों? अपराधियों के हाथ में सत्ता चली गई है। आपसे गलती हो गई, पात्रतानुसार पद नियोजन की वर्ण व्यवस्था आपने त्याग दी, अब फल भुगतिए। आप बौद्ध बने घूमिए, जैन बने घूमिए, सिख बने घूमिए, और आपके सारे अपराधी गुंडे मवाली आपके सारे राजकीय पदों पर कब्जा किए बैठे रहेंगे और फन से फुफकारते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिंह और भेड़िए, और उसका नाम भी राज्यासन का सिंहासन रख देंगे, वो अपने नाम में सिंह लगा लेंगे और बैठ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान के राम के नाम में किसी क्षत्रिय के नाम में कभी सिंह नहीं लगा था, दशरथ के नाम में कभी सिंह नहीं। आज के सारे सिंघानिया लोग जो है वो बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि आप ये जो सिंहत्व, भेड़ियत्व, ये जो आपने नागत्व ओढ़ रखा है, ये कितना खतरनाक है। अन्याय एक शब्द में कहें तो ये अन्यायकारी कोई भी पशुता, आप कुछ भी ओढ़ लीजिए, पूरा समाज जंगल हो जाएगा। भाई जंगल राज में मंगल राज लाना है तो न्याय का राज लाना पड़ेगा, और उसे सामाजिक रूप से भी आप इसे प्रतिष्ठित कर सकते हो। राजनीतिक रूप से हो ना हो, सामाजिक रूप से आप अपना सुंदर जीवन जी सकते हो। न्याय धर्म सभा उसे अंजाम दे रही है। न्याय स्थापना अभियान बल्कि इसे अंजाम दे रहा है धर्म संस्थापक संघ का, बिना किसी लड़ाई के। हमारा किसी राजनेता से कोई लड़ाई नहीं, किसी राजनीतिक दल से कोई लड़ाई नहीं, और ये समाज कभी किसी से नहीं लड़ता। मानवता लड़ने के लिए नहीं है, मानवता सुख शांति पूर्वक रहती है। और अपने कुत्तों को रोटी फेंकने में उसे कोई ऐतराज नहीं। वो गाय को रोटी देता है, कुत्ते को रोटी देता है, बदमाश को रोटी देता है, भिखारी को रोटी देता है, चोर को भी रोटी देता है। तो इसमें कोई उपार्जक बहुत उदार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, चोर भी हमारा भाई है, ये मानने में कोई हर्ज नहीं। तो ऐसे चोर उचक्के नेता, चोर उचक्के अपराधी जो कोई भी ऐसे हैं जो आपके साथ न्याय नहीं करते हैं, तो आप उनको उस कैटेगरी में रख के आप उनको अपाहिज मान करके खिलाते पिलाते रहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। मस्त रहिए। तो ये न्याय स्थापना अभियान में की गई घोषणा की, यदि सरकारों ने नहीं किया तो ये 2011 से हम इसे प्रारंभ कर देंगे, उसमें बोला था। और हम तब से इसे कर भी रहे हैं और लगभग हम उसे अंजाम तक पहुंचाए दे रहे हैं। और जल्दी ही 2025 के बाद से आप देखेंगे कि ये वातावरण इसका पूरा निर्मित हो जाएगा। हमने 30 साल की घोषणा कर रखी, 25 से 54 तक की। इसमें समग्र रूपांतरण होना है। हमारी तैयारी का काल 2025 तक ही था। 25 के बाद ये 30 सालों में सारा का सारा रूपांतरण हो जाएगा इस जगत का, और पूरा समग्रता में ग्लोबल रूपांतरण होगा। ये 3 भागों में, 3 लोकों में ये ग्लोब बदलेगा। देवलोक, मनुष्य लोक और दैत्य लोक, माने मंगल राज, जंगल राज के बीच में एक मानव राज भी रहेगा। तो ये बहुत ही सुंदर
ये घोषणा थी जिसे आज भी पढ़ के अच्छा लगता है और ये अंजाम तक जा रही बड़ी तेजी से। सनत जी शायद संतुष्ट हुए होंगे आप। मधुर जी। आदरणीय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोगों की समझ विकसित की है। जैसा कि इस संबोधन के बाद हम लोगों को और स्पष्ट हुआ है कि लगभग 17 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 2006 को न्याय धर्म सभा के द्वारा आदरणीय गुरु जी के द्वारा न्याय आग्रह किया गया था और उसमें स्पष्ट किया गया था कि अगर सरकारें न्यायिक प्रस्तावों को, जनाधिकारों को लागू नहीं करती हैं तो न्याय धर्म सभा स्वयं 2011 से सामाजिक स्तर पर ऐसे प्रयास प्रारंभ कर देता है। और जैसा कि घोषणा थी कि इसके अनुरूप सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने ये प्रयास प्रारंभ किए आदरणीय गुरु जी के मार्गदर्शन में। और अभी ये बताते हुए हम लोग गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि न्याय नगर के रूप में ये न्याय समाज की स्थापना प्रारंभ हो चुकी है और वो गति पकड़ चुकी है। और जैसा कि गुरु जी ने बताया कि 2025 तक के बाद वो बहुत ही स्पष्ट और प्रकट रूप में इस संसार के सामने, इस समाज के सामने एक न्यायशील ग्राम योजना को हम लोग प्रस्तुत कर सकेंगे। और आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आशा है कि आगामी कार्यक्रमों में भी आप सब इसी तरह जुड़े रहेंगे और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका मार्गदर्शन हमें भविष्य में भी अन्य फेसबुक लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।